तो एक मिथ को रिजॉल्व करना बहुत अच्छा, वो ये कि वो अपने पेरेंट्स से लेकर आता है कि फिजिक्स बहुत मुश्किल है। हमारे यहाँ बहुत सारे जहाँ मॉडर्न टीचिंग मेथड्स आए हैं, ये मैं हमारे सुनने वालों को मैं एक चीज़ बताऊं, हम पिक्चर्स बनाकर बच्चों को दे देते हैं। इससे हम बच्चे की इमेजिनरी वो जो एक क्वालिटी है ना इंसान, वो ख़त्म कर देते हैं। आपसे एक सवाल पूछूं, आप उसका हमेशा सिर्फ वही जवाब देंगे, ए फॉर एप्पल। उसके अलावा आप कोई जवाब देंगे नहीं, क्योंकि हमें सिखाया गया ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। उस इनफैक्ट तो मैंने बहुत सारे टीचरों को ऐसे देखा है कि अगर एक से दो दफ़ा के बच्चे ने क्वेश्चन पूछ लिया तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। लेकिन सर इसमें मैं आपको एक बात बताऊं ना, उसमें थोड़ा सा टीचर्स की सैलरी का भी प्रॉब्लम होता है। आप ओ लेवल्स वालों को सैलरी अच्छी मिलती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट साद खान और आप मुझे देख रहे हैं डायरेक्शन एजुकेशनल स्टूडियो के प्लेटफॉर्म से। हमने एक नया शो स्टार्ट किया है जिसको कैमरेज सीरीज़ है। ये बेसिकली एक पॉडकास्ट है जिसमें हमारे साथ इस फील्ड के टीचर्स, जो कि मुख्तलिफ सब्जेक्ट के टीचर्स, वेल क्वालिफाइड टीचर्स हमारे साथ होंगे, जिनसे हम सब्जेक्ट के हवाले से, कैमरेज टेक्निकलिटीज़ के हवाले से बातचीत होगी। तो सबसे पहले इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ जो आज के गेस्ट मौजूद हैं वो सर राशिद मंजूर साहब हैं और ये मास्टर डिग्री इन्होंने फ़िज़िक्स में की थी 1994। अब मैं ये बात आपको मैंने बता दी कि इन्होंने 1994 से कराची यूनिवर्सिटी से किया है, और जब आप इनको देखेंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि आपको लगेगा शायद साद भाई ने 1994 का कह दिया, ही इज़ टू यंग, और दिखते भी ऐसे हैं। और स्पेशलाइजेशन इन्होंने बायोफिज़िक्स में की है और OA लेवल्स फ़िज़िक्स लास्ट 18 ईयर्स से ये पढ़ा रहे हैं मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर, और लास्ट 5 ईयर्स से द इंस्टीट्यूट ऑफ राइजिंग माइंड के नाम से अपना OA लेवल्स इंस्टीट्यूट भी चला रहे हैं। और मैंने खुद, मेरे कुलीग भी हैं, मैंने इनके साथ कुछ साल पढ़ाया है, एंड बहुत ही शानदार, द फीडबैक ऑफ द स्टूडेंट्स वर आउटस्टैंडिंग। और जब ये पढ़ाते थे इनकी क्लास से, जब भी गुजरता था, न्यू टीचिंग टेक्निक्स जो कि एक दूसरे टीचर को भी मुतासर करती है। तो विदाउट एनी डिले आपकी मुलाकात कराते हैं सर राशिद मंजूर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू सर? आई एम फाइन, आप कैसे हो? कैसा लगा आपको हमारे डायरेक्शन एजुकेशनल स्टूडियो में आकर? माशाल्लाह, एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है और सोर्सेज भी बहुत अच्छे हैं, रिसोर्सेज भी बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल सर। सर विदाउट एनी डिले तो सबसे पहले आपसे कुछ सवालात करूँगा। बहुत मुख्तलिफ काम है आजकल पाकिस्तान के अंदर जहाँ इंसान मुख्तलिफ फील्ड्स में जाता है, तो वाई यू चूज़ पर्टिकुलरली टीचिंग, और फिर टीचिंग में भी OA लेवल्स एंड पर्टिकुलरली फ़िज़िक्स, तो क्या ऐसा सबब बना? देखिए, वैसे तो मेरी मास्टर्स ही फिज़िक्स में। अच्छा। और अगर मैं इनिशियली बात करूँ तो मैंने अपना जो कैरियर स्टार्ट किया था एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, राइट। उसके बाद मार्केटिंग में गया, सब कुछ किया, लेकिन असल में चेंज जब आया, जब हमारी बेगम साहबा ने हमसे कहा कि फिज़िक्स अच्छी पढ़ाते हो, अच्छा, तो उसकी वजह से जो है मैं इस फील्ड में आ गया हूँ। और बाद में जो स्टूडेंट्स की तरफ से फीडबैक मिला और इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो ये सारा क्रेडिट मेरी मिसेस को जाता है। अच्छा, तो आपने मतलब शो के आगाज़ में क्रेडिट मिसेस को दे दिया ताकि मामलात आगे ऐसे चले जाएं। अच्छा सर, मोस्टली हमारे यहाँ जब बच्चा O लेवल्स में आता है, O लेवल्स में जैसी वो आपको पता है 10 क्लास में आता है, तो एक बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि वो बिज़नेस की तरफ जाए, मतलब बिज़नेस, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, और एक कन्फ्यूजन है कि मैं साइंसेस के सब्जेक्ट चुनूँ, फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया। मोस्टली व्हेन आई वाज आल्सो डूइंग O लेवल्स, तो एक चीज़ बड़े जहन में होती थी, यार ये साइंसेस बड़ा मुश्किल है। तो यस, चैलेंजेस तो हैं फॉर द स्टूडेंट्स इन द फिजिक्स सब्जेक्ट, तो कौन से पर्टिकुलर चैलेंजेस हैं जो आपको लगता है O लेवल फिजिक्स में बच्चे को देखने पड़ते हैं, एंड आप क्या उनको सजेस्ट करते हैं दैट हाउ टू ओवरकम दीज चैलेंजेस? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है, हमारा जो इनिशियल एजुकेशन सिस्टम है वो हमारे बच्चों को इतना बनाता नहीं है, सब्जेक्ट से अवेयरनेस भी नहीं देता। बिल्कुल ऐसे। साइंस अगर बताया जाए तो साइंस पढ़ाई जाती है, राइट, जिसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिज़िक्स होती है। उसके जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उस सब्जेक्ट में अवेयरनेस बहुत कम है। अच्छा, राइट। साथ ही साथ जब उनको साइंसेस पढ़ाई जाती है तो उसको कॉमर्स के सब्जेक्ट्स भी उसी तरह से पढ़ाने चाहिए, क्योंकि हर बच्चे की जो फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट्स। समटाइम्स इनहेरिटेंस भी होती है, वालिद साहब अकाउंटेंट हैं या डॉक्टर हैं, तो उनकी जो जरासीम है बच्चे पे आते हैं, पीने पे आता है। तो अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि O लेवल्स या कैमरेज में हम इसको इसलिए उसको बहुत उसको अप्रिशिएट करूँगा। उसकी वजह ये है
कि ओ लेवल्स में ओरिएंटेड सेशन होता है पहले। अच्छा। उस ओ लेवल्स में ओरिएंटेशन सेशन होता है और उस सेशन में तमाम सब्जेक्ट को के बारे में बताया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। बच्चों की क्यूरीज को, बच्चों के कंसर्न्स को जो है बाकायदा काउंटर किया जाता है, एड्रेस किया जाता है। सो बेसिकली और दूसरे तमाम जितने सिस्टम्स हैं उनमें ये अवेयरनेस नहीं है। तो इन शॉर्ट वो वही सब्जेक्ट चूज करते हैं जो उनके पेरेंट्स कहते हैं। हाँ, जैसे हमें याद है बचपन में हम सुनते थे लड़की पैदा हुई तो डॉक्टर, लड़का पैदा हुआ तो इंजीनियर। अभी भी कुछ ऐसा कुछ डिफरेंस आया नहीं इन सालों में, अभी भी ऐसा ही है। अच्छा कि लड़की पैदा हुई तो कुछ और काम वो कर नहीं सकती सिवाय मेडिकल में डॉक्टर बनने के। और जबकि कैम्ब्रिज के अंदर अगर किसी बच्चे के पास जो बायोलॉजी है तकरीबन 35 के करीब डिपार्टमेंट्स हैं अलॉन्ग विद द डॉक्टर कि जो वो कैरियर एज अ कैरियर चूज कर सकते हैं। तो ये अवेयरनेस, अच्छा, मतलब सर ये जरूरी नहीं है कि जो बंदा बायोलॉजी करता है तो वो डॉक्टर ही बने। 35 और मुख्तलिफ बॉटनिस्ट और बहुत सा मैरीन बायोलॉजिस्ट, बहुत सारी डिपार्टमेंट्स है। बहुत हमारे एनईटीज में, कराची यूनिवर्सिटी में सब जगह पर इस तरह के डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं। अच्छा। चलें सर, ये तो हो गया कि एक फिजिक्स की बात आपने बता दी। तो मोस्टली वैसे क्या चैलेंजेस हैं जब बच्चा फिजिक्स पढ़ने आता है? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या करता है, सर ये पर्टिकुलर मुझे ना टॉपिक बड़ा मुश्किल लगता है, सर ये मामला। तो आप क्या, जैसे हमें कोई अभी ब्रॉडकास्ट में कोई फिजिक्स का स्टूडेंट सुन रहा हो तो एज ए टीचर, जैसे मैं इस्लामियात पढ़ाता हूँ तो मुझे पता हो कि यार ये जो टॉपिक है ना ये बच्चे को बड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा। और कुछ अगर आप हमारे ब्रॉडकास्ट से वो कंफ्यूजिंग टॉपिक है कुछ टिप्स दे दें कि यार ये कर लोगे, या मैं इसको और आसान करके आपको बोलूँ, द पर्सन हु इज चूजिंग टू टेक फिजिक्स सब्जेक्ट, तो क्या प्रिकॉशंस हैं पहले वो उसको देख ले तो फिजिक्स के लिए बड़ा आसान हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो एक मिथ को रिजॉल्व करना बहुत अच्छा, वो ये कि वो अपने पेरेंट्स से लेकर आता है कि फिजिक्स बहुत मुश्किल है। हाँ, समटाइम्स पीपल यूज्ड टू से कि इट्स अ ड्राई सब्जेक्ट। तो हमें सबसे पहले यही चीज़ इन फर्स्ट क्लास जो है ये रिमूव करने की ज़रूरत होती है कि फिजिक्स इज़ नॉट अ ड्राई सब्जेक्ट एंड फिजिक्स इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट वन। देखिए, यूँ कह लीजिए कि हमारी जो मेमोरी है वो पिक्चर बेस्ड है। हाँ बिल्कुल। हम अगर कोई चीज़, कोई इवेंट, कोई इंसिडेंट याद रखते हैं तो वो पिक्चर की बेस पे याद रखते हैं। ठीक है, राइट। तो इस पिक्चर से मतलब हुआ देखना, राइट। और उस अगर वो वीडियो फॉर्मेट में अगर हमारी मेमोरी है तो हम उसको करते हुए महसूस भी करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो भी सब्जेक्ट है, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो, अगर हम उसको डिप्लॉय शुरू से ही करना शुरू करते हैं तो वो चीज़ ना तो मुश्किल रहती है और ना ही वो ड्राई रहती है। बिल्कुल। और फिजिक्स में ऐसी बहुत सारी जगहें मौजूद हैं। पहली क्लास में बच्चे को बाहर लेके जाके हम उससे ये पूछते हैं कि बताओ यहाँ फिजिक्स का है। जब हमें कहते हैं कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, फिजिक्स इज द, और मुश्किल डेफिनेशन तो बाद में आएंगी, लेकिन पहले आसान से शुरू करते हैं कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, राइट। हम कई बार कुरान में ऑब्वियसली जब बच्चा शुरू से ही एक मदरसे जाता है, सिपारा पढ़ता है, मीनिंग पढ़ता है, इस्लामियत पढ़ता है, आप माशाल्लाह से इस्लामियत के टीचर हैं, तो वो आपने ये देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें अगर हम कुरान से लेके उनको समझाते हैं तो वो अपीलिंग होता है, फिर वो ड्राई नहीं रहता। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है डिप्लॉयमेंट। अगर हम जो पढ़ रहे हैं उसको अगर हम अपने नॉर्मल लाइफ में डिप्लॉय करना शुरू करते हैं, ठीक, तो वो चीज़ कभी भी मुश्किल नहीं रहती और हमेशा याद रहती है। सर इसी से मुझे एक बात याद आई है। मैं ये नहीं कि आप सामने बैठे हैं तो ये बात करता हूँ, मैं अक्सर आपने सुना होगा कि मैं ये बात करता हूँ आपके हवाले से कि मैं कभी देख रहा होता हूँ, आप कभी क्लास के अंदर कोई टॉय लेके जा रहे हैं, कभी फुटबॉल लेकर जा रहे हैं, कभी हाथ में बैट पकड़ते लेके जा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ यार ये फिजिक्स के टीचर हैं, कभी टॉय पकड़ के लेकर जा रहे हैं, कभी फुटबॉल। तो मुझे एक कॉन्सेप्ट तो मुझे पता है कि आप एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराना चाह रहे हैं, आप मॉडर्न टीचिंग मेथड्स, तो कितना ज़रूरी है फॉर द फिजिक्स सब्जेक्ट दैट टीचर शुड नो द मॉडर्न टीचिंग मेथड्स, और कितना ये रिसोर्सेबल या कितना इफेक्टिव है एक बच्चे के लिए कि वो इन मेथड्स के जरिए, जैसे आपने एक मिसाल दी कि बाहर ले जाकर मैं उसको स्टडी ऑफ नेचर, तो इस सब्जेक्ट में पर्टिकुलरली इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत है वरना ये ड्राई लगेगा। तो ऐसे कौन से, अगर आप अपने पर्सनल बताएं कि 2-3 तरीके जो आप जो करते हैं वो बता दें। अगर देखिए, सबसे पहले तो ये कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई स्पेशल किस्म के इक्विपमेंट है।
हाँ बिल्कुल। आप वो हर चीज़ जो है बता सकते हैं। मेरे जो स्टूडेंट है वो ये बात जानते हो, बल्कि उनको ये मालूम है। जैसे सर ये ग्लास है। हाँ, मैं इस ग्लास के बारे में बात करूं, मैं असल में एग्जांपल आपको अच्छा। कुछ और देना चाह रहा था कि मेरे जो स्टूडेंट हैं, मुझे याद है एक दफ़ा अचानक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ा रहा था। अच्छा। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो फिजिक्स के स्टूडेंट हैं उनको ये मालूम है कि वो नॉर्थ पोल से एक इमेजिनरी लाइंस निकलती हैं और शुरू में बड़ी कंसंट्रेटेड होती हैं, बाद में फैलती हैं, आपस में नहीं मिलती। इसकी एक नॉर्मल एग्जांपल मैं देना चाह रहा था। तो अचानक मैंने एक मेड को देखा जो कि झाड़ू लगा रही थी, तो मैंने उसे झाड़ू ले लिया और उस झाड़ू को अपने हाथ में होल्ड करके बताया कि देखो ये जो मेरा हाथ है और ये जो मेरा हैंडल जिससे झाड़ू पकड़ी हुई, ये नॉर्थ पोल है और ये जो लाइंस तिनके निकल रहे हैं दैट इज द मैग्नेटिक लाइन जो कि आपस में मिल नहीं रहे। तो देखा जाए तो मैंने उनको एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कि इमेजिनरी लाइन है, जो कि नज़र नहीं आती है, हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं आयरन फीलिंग्स के थ्रू या किसी और चीज़ के थ्रू बता सकते हैं, कंपास के थ्रू बता सकते हैं, मैग्नेट के थ्रू बता सकते हैं, लेकिन वो नज़र नहीं आती। अब बच्चे को मेरा ये इवेंट हमेशा याद रहेगा। जब भी वो कहीं किसी को मैग्नेटिक फील्ड लाइन बताने की कोशिश करेगा तो हो सकता है वो भी झाड़ू उठा ले और कहे कि ये इस तरह से होता है। तो नॉर्मल जो जिंदगी की चीज़ों को अगर हम अपने स्टडी के अंदर यूज़ करते रहें एज एन इमेज टू गिविंग देम इमेजिनेटिव थॉट, देखिए बेसिकली बच्चा पिक्चर खुद बनाता है। हाँ बिल्कुल, अपने दिमाग में बनाता है। हमारे यहाँ तो पिक्चर जैसे अगर हम फिजिक्स की बात करें, अगर हम कोई डायग्राम बनाते हैं, भले मैं उनसे कहता हूं, मैं सॉरी सर इसमें एक बात ऐड करूंगा। हमारे यहाँ बहुत सारे जहाँ मॉडर्न टीचिंग मेथड्स आए हैं, ये मैं हमारे सुनने वालों को मैं एक चीज़ बताऊं, हम पिक्चर्स बनाकर बच्चों को दे देते हैं। इससे हम बच्चे की इमेजिनरी वो जो एक क्वालिटी है ना इंसान, वो ख़त्म कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले हमारे यहाँ डिक्शनरी आपने देखा होगा टी फॉर ट्री लिख देते थे। अब बच्चे को समझाने के लिए ट्री की एक तस्वीर भी बना देते थे, इमेज भी बना देते थे। हालांकि बाद में डिक्शनरी से वो पिक्चर्स हटा दी गई, बाद में एक रिसर्च आई। क्योंकि जब ट्री का हमने लिखा तो बच्चा अब वही ट्री सोचता है जो उसने तस्वीर देखी, उसकी जो अपनी इमेजिनेशन, शायद वो ट्री में कोई कॉनिफोरस सोचे, कोई एल्पाइन फॉरेस्ट सोचे, मुख्तलिफ किस्म के ट्रीज है, लेकिन हमने पर्टिकुलर ये, तो बहुत अच्छी आपने बात की, इमेजिनरी हम बच्चे से छीन लेते हैं उसको बहुत सारी चीजें देकर। आपकी बात में मुझे एक और बात याद आई, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं आप उसका हमेशा सिर्फ वही जवाब देंगे, ए फॉर एप्पल, उसके अलावा आप कोई जवाब देंगे नहीं, क्योंकि हमें सिखाया गया ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। हम उसको कुछ और चीजें बिल्कुल अपने ही माइंड से सर्च करने को अलाउ ही नहीं करते। मतलब कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन है वो हमें इमेजिनरी और सही तरह नहीं बल्कि एक याद करवाने की उससे पढ़ाई गई है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि आपने एक क्वेश्चन किया था, हमारे कैम्ब्रिज के अंदर जो मैं उसको ब्यूटी कहता हूँ, और इसकी मेरी कैम्ब्रिज के में इन्वॉल्व होने की मेन रीज़न ही यही है कि जो एक मेमोराइजेशन प्रोसेस है ना, वो नहीं है। मैं इधर ही एक क्वेश्चन आपकी इस बात से ऐड करूंगा, मेरे जहन में एक बात है। जैसे हम कैम्ब्रिज एक सीरीज चला रहे हैं, डायरेक्शन जो स्टूडियो है उस नेटवर्क से, अब एक कैम्ब्रिज सीरीज है, हम ये नहीं कि कैम्ब्रिज को प्रमोट कर रहे हैं, कुछ हम एक बता रहे हैं कि कैम्ब्रिज सीरीज में इस तरह होता है। तो सो व्हाट द मेजर डिफरेंसेस यू फील इन इंटर और जो मैट्रिक उसकी फिजिक्स में और ओ लेवल्स की फिजिक्स में, एक मेजर डिफरेंस, बिल्कुल हम कोई बायसनेस नहीं वो भी, लेकिन एक क्या मेजर डिफरेंसेस, और जब स्टूडेंट ओ लेवल्स या ए लेवल्स की फिजिक्स पढ़ता है और इंटर की फिजिक्स पढ़ता है तो एट द एंड वो किस स्टेज पे खड़ा होता है, क्या क्या चीज़ उसको समझ में आ रही होती है? देखिए, आप जानते हो कि मैं जिस एजुकेशन सिस्टम या जिस स्कूल और कॉलेजेस में मैं इन्वॉल्व एसोसिएटेड हूँ, वहाँ पर एसएससी यानी इंटरमीडिएट और कैम्ब्रिज दोनों साथ रन होता है। तो अक्सर मुझे मौका मिल जाता है कि इंटरमीडिएट के स्टूडेंट के साथ बिल्कुल इंटरेक्शन होने का, राइट। और जब वो किसी चीज़ किसी पॉइंट पर फंसे हुए होते हैं और मैं देख रहा होता हूँ कि उनको पढ़ाया जा रहा है, पता नहीं क्यों एक अंदर से थोड़ा सा एक प्रॉब्लम होती है, मैं खुद उनके साथ इन्वॉल्व हो जाता हूँ और उनको उस तरह से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ जिस तरीके से हम कैम्ब्रिज में पढ़ा, मतलब अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। जब उसको पढ़ाने के बाद मैं आपको मेजॉरिटी की मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊँ, वो मुझसे ये कह रहा था, सर आप क्यों नहीं पढ़ा लेते? तो बेसिकली जो मेजर सर कंटेंट्स में भी फर्क है? नहीं, देखिए अगर मैं ये कहूँ कि इंटरमीडिएट का बच्चा इतना पढ़ता है, अच्छा, और एक ए लेवल्स का बच्चा इतना पढ़ता है, अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ इस क्वांटिटी के अंदर क्वालिटी
आई थिंक सो दिस इज, मैं इसको आसान करूं तो इतना कॉन्सेप्ट लर्निंग है और इतना आई थिंक सो रटिफिकेशन टाइप चीज है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो टीचर है वो भी, और वो मतलब आप ये कह रहे हैं, मैं आपकी जितनी बात इट इज नॉट अबाउट द कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट बट इट इज द टीचिंग क्वालिटी ऑफ द टीचर्स। जो कंटेंट अगर सही तरह पढ़ाया जाए सही है, वो बिल्कुल या कुछ चेंजेस की जरूरत है। मेरा नहीं ख्याल कि हाँ, मेरे हिसाब से हमारे जो टीचर हैं वो एक बुक को अपना एक पूरा एक बाइबल मान लेते हैं और उसी से उसको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, नया कुछ नहीं देता। अब मैं ये समझता हूँ कि एक टीचर को स्टूडेंट स्पेसिफिक होना चाहिए। स्टूडेंट स्पेसिफिक हमारे यहाँ भी 20 से 25 एक क्लास में बच्चे होते हैं और हम उसमें सबसे जो एक स्ट्रगलर है, राइट, और एक जो एक बहुत अच्छा बच्चा है, हम उसके अंदर डिफरेंस नोटिस कर लेते हैं और हम टारगेट वही करते हैं जो हमारा एक स्ट्रगलर है, राइट, स्लो लर्नर है, हम उसको देखते हैं और उसके बाद उसी से ही सारा कुछ लेके जाते हैं। जबकि जब मैं ये देखता हूँ कि कॉलेज में भी और दूसरी जगहों में भी वो एक टॉपिक स्पेसिफिक होते हैं, वो स्टूडेंट स्पेसिफिक नहीं होते हैं। वो पढ़ाते हैं बच्चे के समझ में आए ना। इनफैक्ट तो मैंने बहुत सारे टीचरों को ऐसे देखा है कि अगर 1 से 2 दफ़ा के बच्चे ने क्वेश्चन पूछ लिया तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। लेकिन सर इसमें मैं आपको एक बात बताऊं ना, उसमें थोड़ा सा टीचर्स की सैलरी का भी प्रॉब्लम होता है। आप ओ लेवल्स वालों को सैलरी अच्छी मिलती है, दूसरा ओ ए लेवल स्कूल्स मीन बिजनेस। अब टीचर को पता है कि मैं अगर लर्निंग ऑब्जेक्टिव नहीं लिखूंगा और मेरे स्टूडेंट के रिजल्ट ओ लेवल्स में कम आएंगे तो मेरी ट्यूशन्स कम हो जाएंगी, मेरे थोड़ा से स्कूल में मसाइल हो जाएंगे। ये प्रॉब्लम भी तो सर आप देखें ना, यहाँ पर असल में ये बात हमारी वो मासूमाना सवाल में दूसरी तरफ निकल जाती है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो टीचर होता है ना, वो अगर मैं टीचर को कहूँ उस्ताद, बिल्कुल राइट, तो वो उस्ताद के साथ साथ उसके साथ बहुत सारी और जिम्मेदारी लग बिल्कुल ऐसे है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट अर्निंग। अच्छा, इसमें एक अल्लामा इकबाल का एक शेर है, अच्छा, जिसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, मतलब ये कि अगर सेंसर ना हो तो सुना दूं। अल्लामा इकबाल का शेर है ना, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तुम इंसान भी हो। इसके लिए मैंने थोड़ा सा इसमें चेंज लाया हूँ, यूँ तो प्यून भी हो, चपरासी भी हो, सिक्योरिटी गार्ड भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तुम उस्ताद भी हो। हाँ। तो ये मैंने थोड़ा सा इसमें चेंज किया। असल में प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी जो बेसिक हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने उसको खींच मरोड़ के दूसरी जगह पे ले गए। अब नो डाउट वहाँ पर जब एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर एक सैलरी, और जहाँ पर आपने सैलरी की बात की, मैं आप बिलीव मी और नॉट, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर की तनख्वाह एक प्राइवेट स्कूल भले वो कैम्ब्रिज से ज़्यादा होती है। अच्छा, गुड। अच्छा सर, मैं चलें, ये तो सैलरी के ऊपर बात आ जाएगी और फिर बड़ा एक पर्सनल मामला है, मैं दिल दुखाने वाली बात है, मैं इसकी तरफ नहीं आऊँगा। लेकिन मैं इस हवाले से आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ कि आपको मालूम है कि हमारी जो फिज़िक्स है, जैसे हमारे इस्लामियात है, इट इज़ मोर अबाउट थ्योरी बेस। तो आपकी फ़िज़िक्स में जिस तरह मैं देखता हूँ कि आपके स्कूल के अंदर हमें बड़ा वो एक अजीब सा लगता है कि एक साइंस के टीचर को प्रिविलेज हासिल होती है कि वो उसके बाद लैब भी होती है, लेबॉर्ट्री भी होती है, तो लैब्स भी हैं। तो क्या थ्योरी और प्रैक्टिकल, कितना प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट, कितने मार्क्स होते हैं प्रैक्टिकल के, थ्योरी के, तो कैसे ये आपके सब्जेक्ट में? वैसे कैम्ब्रिज में देखा जाए तो हमारा कैम्ब्रिज का अलग से पेपर ही होता है। अच्छा, प्रैक्टिकल बेस। अच्छा सॉरी, मैं ये फिजिक्स के कितने पेपर होते हैं ओ लेवल्स में? देखिए, ओ लेवल्स में बेसिकली 3 पेपर होते हैं। 3 पेपर होते हैं। एक पेपर जो कि एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो अगर इसके मुझे जरा वो मार्क्स भी बताते जाएं ताकि हम इसको। 40 मार्क्स का जो है मल्टीपल चॉइस का, ठीक है सर, होता है। एक P1 है जिसमें जी, P1 उसमें एमसीक्यूज होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, उसमें एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं। जी जी, आपने एक सिलेक्ट किया, नेगेटिव कोई मार्किंग नहीं है, और दूसरा थ्योरी बेस्ड होता है, पेपर 2 जिसे कहते हैं, स्ट्रक्चर क्वेश्चन होते हैं, और वो भी बड़े बड़े बेहतरीन किस्म के होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे अगर आप बिल्कुल एक वाज़ेह डिफरेंस देखेंगे कि अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स सिस्टम का उसी टॉपिक का एक क्वेश्चन और ओ लेवल्स का उसी टॉपिक क्वेश्चन को आपस में कंपेयर कराऊँ मैं आपको, दिखाएं, आप देखें, आप कभी मौका मिले तो आप उसमें वाज़ेह डिफरेंस देखेंगे, बहुत विजिबल है कि एक इवेंट को बताया जा रहा है, उस इवेंट को बाकायदा एक्सप्लेन किया जा रहा है, और उस एक्सप्लेनेशन के बाद जब आप पूरा, और उसको हेल्प के लिए उसको पिक्चर भी दी जा रही है, राइट, कि एक बच्चा एक गाड़ी को पुश कर रहा है तो दिखाया जाएगा कौन सी फोर्स गाड़ी को पुश कर रहा है, पूरी पिक्चर आपको, ताकि आप अपने माइंड में एक पिक्चर बना लें। उसके बाद क्वेश्चन किया जाता है, और वो भी स्टेप वाइज, ताकि एट द एंड
आपको वो पूरे क्वेश्चन से एक मतलब, एक कंक्लूजन भी आपको मिल सके। इसी तरह से P4 होता है। P4 चूँकि हम ओ लेवल्स की बात कर रहा हूँ, P3 भी होता है। वो P3 प्रैक्टिकल बेस्ड है, लेकिन वो हमारे इस रीजन के लिए वो समझते हैं कि इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मार्केट है और मुमकिन है कि स्कूल्स के पास उतनी कैपेसिटी ना हो कि वो प्रैक्टिकल करा सकें, तो उसकी जगह वो P4 देते हैं, ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल। अच्छा। 40 मार्क्स का होता है। उसमें भी तकरीबन 5-6 क्वेश्चन होते हैं, 1 घंटे का पीरियड होता है। उसमें आप उसको प्रैक्टिकल को बाकायदा डेमोन्स्ट्रेट करते हैं या एक पिक्चर फॉर्म में आप डिज़ाइन करके बताते हैं। उसके अंदर वही इन्फॉर्मेशन होती है, कभी वो दे देते हैं, कभी आपसे मांगते हैं जो अननोन वेरिएबल्स हैं। इस तरह से वो लेवल होता है। और कैम्ब्रिज के ए लेवल्स के अंदर 5 पेपर होते हैं। P1 वही MCQs, P2 वही स्ट्रक्चर्ड, P3 एक प्रैक्टिकल, जहाँ बाकायदा प्रैक्टिकल्स होते हैं। अच्छा। और वो भी रिपीट नहीं होते, और वो भी इस कदर हमारे जैसे इंटरमीडिएट के अंदर होता है ना कि एक सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट है, उसी तरह से आने। हमारा ऐसा कुछ नहीं है। हमें वो पहले एग्जाम से पहले कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट आती है, उससे पहले सेटअप होता है, उसके बाद बच्चा वो प्रैक्टिकल बाकायदा परफॉर्म करता है। और P4 थोड़ा सा वो A2 का सब्जेक्ट है, उस पेपर है, उसके अंदर थोड़ा सा एडवांस किस्म का स्ट्रक्चर क्वेश्चन ही होता है। और P5 वो ऑल्टरनेटिव टाइप होता है, उसमें आपको एक बहुत ही न्यूली कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रैक्टिकल खुद डिफाइन करते हैं, उसके प्रिकॉशंस बताते हैं, उसके कैलकुलेशंस बताते हैं। तो बेसिकली एक बहुत ही हैंडसम प्रोडक्ट निकलती है पेपर 1 टू पेपर 5। अच्छा। तो वो बच्चे का कॉन्सेप्ट, बच्चे की थिंकिंग लेवल, कैपेबिलिटीज़, क्रिएटिविटी, कॉन्सेप्चुअल, बहुत कुछ उसके ऊपर बना देती है। सर जैसे CI के अपडेट्स भी आपको पता है कि उन्होंने दे दिए हैं। द मोस्ट मतलब मैं कहूँगा फॉर द टीचर्स द डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड इज़ जबकि बच्चे CI के लिए बिल्कुल कुछ महीने रहते होते हैं, और CI के लिए कुछ महीने रहते हैं। और मुझे पता है जैसे आप इंस्टीट्यूट चलाते हो, बच्चे बैठे रहते हैं सर, पहले तो उनको इतना नहीं होता व्हेन देयर इज़ अ टाइम दैट दे आर गिविंग पेपर। तो सर ये चीज़ें कैसे हो जाएं? ये तो एग्ज़ाम प्रेशर जो होता है एक बच्चे का, तो हाउ डू यू हैंडल दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट जिसको एग्जाम प्रेशर भी हो? और मैं इसमें एक दूसरा क्वेश्चन भी ऐड करूँ, व्हाट आर पर्टिकुलर चैप्टर्स, जैसे मुझे पता है इस्लाम, तो वो उस हवाले से बड़े प्रेशर में होते हैं, सर ये जो टॉपिक है ना ये बड़ा मुश्किल है, ये मुझे तो आपको अमूमन कौन से ऐसे टॉपिक्स सुनने को मिलते हैं और आप कैसे हैंडल करते हैं उस एग्जाम प्रेशर को? देखिए, सबसे पहले आपके जो क्वेश्चन है ना मैं उसको थोड़ा सा स्प्लिट करूँ। अच्छा। एग्जाम प्रेशर अक्सर बहुत सारे बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है कि बहुत अच्छे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, Yes, I have seen those students जो क्लास में बैठे हैं, मुझे लगता है यार ये A स्टार है, and when they give paper and they come back, जब हम रिजल्ट देखते हैं D, तो वो एग्जाम प्रेशर की वजह से ही बहुत सारे रिजल्ट। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी तो शुरू से ही कोशिश होती है कि हमको ये पढ़ाना, जो बेसिकली हमारा आपसे थोड़ी देर पहले जब आपसे बात हो रही थी, मेरे लिए रास्ता बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मैं वैसे ही ज़ाहिर तफन्नुन ये बात करूँ, कहीं वो जैसे हमारे यहाँ बोल देते हैं ना कि वो मेरे साथ ना एग्जामिनर ने ठीक नहीं किया, इंटर में तो हम बोल देते हैं, ओ लेवल्स में तो हम ऐसा नहीं कर सकते ना कि यार ज़्यादती हो गई हमारे बच्चों के साथ, पाकिस्तानियों के साथ, ब्रिटिश काउंसिल वाले, अंग्रेज़ होते ही ऐसे हैं, ऐसे कह के जान तो नहीं छुड़ाते? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हालांकि उनका बहुत जो एक सिस्टम है, हाँ वो तो सबको पता है, और उस सिस्टम के थ्रू आप किसी जगह भी अगर आपको कोई भी ऐसी इश्यूज होते हैं तो आप पूरा पेपर भी मंगवा सकते हैं। हाँ, पेपर रिव्यू होता है, ये लोगों को नहीं पता। लोग बड़े कहते हैं कि अब हम, अच्छा मुझसे देखो क्वेश्चन से कि सर हम पेपर दे दें, अब मुझे क्या पता उसने कैसे चेक किया, क्या आप पेपर रिव्यू कर लो, आपका पूरा पेपर आपके पास आ जाएगा। एंड इवन मैं आपको ये भी बता दूं, आपको तो मुझसे ज्यादा पता, और आप दे हैव गिवन मार्किंग स्कीम, इफ यू राइट दिस थिंग वी विल गिव यू दिस मार्क्स। इससे ज्यादा और क्या है, इतना शफाफ मार्किंग स्कीम देते हैं, एग्जामिनेशन रिपोर्ट, यस एग्जामिनेशन रिपोर्ट, और एक उनका एक सिस्टम होता है, एक रिपोर्ट भेजते हैं हर 5-6 साल के बाद आती है, सैम्पल एग्जामिनेशन रिपोर्ट। उसके अंदर ये होता है कि वो A, B और C जो बच्चे लेकर आए हैं उनके क्वेश्चंस को आपस में कंपेयर भी कराते हैं कि मैंने इनको 5 मार्क्स दिए तो इधर में 4 लिए, इसने उन्होंने 1 मार्क्स भी नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्या चीज़ उसने मेंशन नहीं की, सब एक कंसोलिडेटेड एक रिपोर्ट इसके भी देता है। प्लस जैसे कि मैंने अभी आपने बताया कि रिव्यू भी करा लो, और जो उसकी फीस है अगर आप राइट होंगे तो आपके पूरे पैसे भी वापस हो जाएंगे। हाँ, तो ये इतना बहुत बड़ी बात सिस्टम। अब मैं बस क्योंकि पॉडकास्ट को थोड़ा सा नैरो करके एक पर्टिकुलर थिंग की तरफ आऊँगा, सर मुझे ये बताएं,
जैसे एग्ज़ाम की बात हो गई, आपने एक बात की, तो आप 18 साल से पढ़ा रहे हैं, और कोई सक्सेस स्टोरी ऐसी कि मतलब, मैं सक्सेस स्टोरी इसलिए नहीं कि आपकी तारीफ़ के लिए पूछ रहा हूँ, बिकॉज फॉर द टीचर आई थिंक सो द रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट इज़ द मोटिवेशन। और फिर कोई आता है कहता है सर ये मामला था और ये हो गया, तो ऐसी कोई एक दो सक्सेस स्टोरी शेयर कर लेंगे तो एक हमारे सुनने वालों के लिए थोड़ा सा एक हो जाए, मोटिवेशनल चीज़ हो जाएगी। छोटी सक्सेस स्टोरी तो मैं उसको किसी दूसरे सेंस में लेता हूँ। सक्सेस ऑफ द स्टूडेंट इज बेसिकली सक्सेस ऑफ द टीचर। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। हाँ, बच्चा जब ए स्टार लेकर आता है और इतनी खुशी से वो बिल्कुल एक्सप्रेस कर रहा होता है, उसकी चेहरा, उसकी बॉडी लैंग्वेज, घबराया हुआ, शिवरिंग कर रहा है, और आपके सामने आके कहता है कि सर दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। हाँ, तो वो दैट मोमेंट बिल्कुल ऐसा है। जो सीना ही है वो तो आपका इतना चौड़ा होता है। लेकिन एक वाकया मुझे याद है। जी सर। अपने इस 18 ईयर्स से कह रहे, मैं नाम नहीं बताऊंगा बच्चे का। जी। एक स्टूडेंट था बहुत ज्यादा शरारती। अच्छा, बहुत गुस्से, मेरी तरह थोड़ा सा नहीं, मैं गुस्से वाला नहीं था, शरारती था। गुस्से वाला वो हर किसी, यानी कि स्कूल में कोई ऐसा बच्चा नहीं था जिससे वो लड़ाई ना। अच्छा, राइट। तो अच्छा, अब्बा भी बहुत अच्छी पोजीशन में थे, अम्मी भी उसकी अच्छी पोजीशन में थी, और इतना शरारती था कि एक टाइम ऐसा आया कि अच्छा, वो फेल भी बहुत था माशाल्लाह से वो। अच्छा। तो एक टाइम ऐसा आया कि वो स्कूल से उसको निकाला जा रहा था। तो हमारे स्कूल का सिस्टम ये है कि जब किसी बच्चे को ये डिसीजन लेना होता है कि इसको निकाल दिया जाए, तो वो हर टीचर से उसका ओपिनियन है। दैट इज द गुड थिंग। तो सारे टीचर से ओपिनियन लिया गया, मेरे पास भी वो रिपोर्ट आई। मैंने कहा कि देखें, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरी क्लास में बिल्कुल खामोश बैठा होता है, पार्टिसिपेशन नहीं करता, लेकिन लड़ता भी नहीं, सारे नोट्स मेरे लिख रहा होता है, लड़ता नहीं है किसी से, ना किसी से बात कर रहा होता है, एक कोने में आराम से बैठा होता। तो मैं इस बिहाफ पे मैं उसके बारे में कोई गलत रिमार्क्स नहीं दे सकता। तो डिसाइड ये हुआ कि जैसे ही ये जो टेस्ट आ रहे हैं, मेरा ख्याल है कि मंथली टेस्ट था या बहुत पुरानी बात है, तो उसमें अगर ये फिर फेल होता है, उसका रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट इनको हम निकाल देंगे ताकि स्कूल का माहौल। ये डिसाइड हुआ, 2 महीने का टाइम था। उस 2 महीने में मैं उसके साथ जो है वो मैंने सीटिंग की, उससे बातचीत करके उसकी काउंसलिंग की एक तरह से, राइट। एग्जाम आया, वो सेकंड आया था। अच्छा, माशाल्लाह। वो सेकंड आया, मैं बड़ा खुश, मैंने कहा कोई बात नहीं। पॉइंट ये हुआ कि जब वो O2 में था बेसिकली वो, यानी कि जब अपीयरिंग सब्जेक्ट उसकी उर्दू, इस्लामियत, पाकिस्तान स्टडीज होता है, तो वो जो है उसकी मिस ने, वो उनकी जो उर्दू की टीचर है वो मेरे पास आई कि सर देखिए ये आपके इस बच्चे ने क्या लिखा है। वो लिखा था मेरी पसंदीदा शख्सियत। तो उसने मेरे बारे में लिखा, और उस पर उसने ये लिखा कि जब पूरा स्कूल मेरे खिलाफ था और मुझे निकाला जा रहा था, तो इस वक्त सिर्फ मेरे पास यही टीचर थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट की, और मैं उनकी वजह से सेकंड आया। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं उसके पास तो खैर नहीं गया, लेकिन मैंने उसकी फ़ोटो कॉपी कराई। उस वक्त मेरी अम्मी हयात थी, और मैंने अपनी अम्मी को जाके दिखाया कि ये हुआ है। तो जो मोमेंट है वो मैं आज तक नहीं भूलता कि वो रो रही थी, और रोते हुए उन्होंने मेरे माथे पे वो बोसा लिया, और मैं समझता हूँ ये मेरी बहुत बड़ी बिल्कुल है। मेरे सर मैं वालिद साहब जो हैं, उनको शुरू से ना, जब मैंने स्टार्टिंग टीचिंग की तो उनको बड़ा एक वो था कि तुम टीचर कुछ और फील्ड भी, तो मैं उनको कहता था कि मैं टीचिंग के साथ और बहुत सारे काम कर रहा हूँ, लेकिन उनको थोड़ा सा टीचर्स के थोड़ा वो था। तो मैं रिसेंटली अभी आधा साल हो रहा है, तो मैं हॉस्पिटल गया था आगा खान, किसी काम से मेरे गले का आपको बताया था प्रॉब्लम था। तो मैं जैसे ही अंदर गया, तो आपको पता है बड़ा टाइम लगता है, 1-1.5 घंटा वो डॉक्टर का चेकअप। तो मुझे मेरे वालिद साहब ने कहा 1 घंटे से कोई बच्ची बाहर खड़ी हुई है, और वो ना बैठी है, वो खड़ी हुई है और कब से इंतज़ार कर रही है। तो मैंने कहा पता नहीं कौन, कहते जाओ शायद वो तुम्हारा पूछ भी। तो जैसे मैं गया तो मेरी एक पुरानी स्टूडेंट थी जो 1 घंटे से अपने वालिदैन को बिठा के, मैंने सर को देखा है वो अंदर जा रहे थे, पता नहीं सर को क्या था, और मेरे अब्बू बता रहे थे कि वो बच्ची 1 घंटे से खड़े होकर दुआएं कर रही थी कि अल्लाह सर को। तो वो मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि मैंने जब ये देखा तो टीचर्स की इतनी रिस्पेक्ट है। और अभी भी एक इसमें मैं कन्फ्यूजन, क्यों मैंने ये स्टोरी सुनाई कि दैट इज़ द कन्फ्यूजन इन आवर पीपल, दैट O लेवल्स टीचर्स की जो है ना वो रिस्पेक्ट नहीं होती। ये हमारे यहाँ एक दिया जाता है एक तासुर कि दे मीन बिजनेस,
बच्चा आता है अपनी फीस है, रिस्पेक्ट नहीं होती। मैं एक इसमें बात आपके भी ऐड करेंगे, इसमें ऐड ऑन ज़रूर करिएगा। मैं कहता हूँ हर फील्ड में उस बंदे की इज्जत होती है जो उस फील्ड में काम करता है, उसको समझता है। तो अच्छे खासे हमारे यहाँ टीचर्स डे होता है, बड़ी इज्जत होती है। तो ये जैसे आपने एक सक्सेस स्टोरी सुनाई है, मेरी पसंदीदा शख्सियत, इफ़ इज़ राइटिंग दिस, तो बिल्कुल इसका क्रेडिट आपको जाता है। बाकी सर जैसे एग्ज़ाम प्रेशर की मैंने बात की थी सब कुछ, अब मैं थोड़ा सा हकीकत पसंदी की तरफ आता हूँ। आपको मालूम है आजकल जिस तरह सिचुएशन चल रही है, महंगाई और सब, हम पाकिस्तान में, आप भी देख रहे हैं उसको, मैं भी देख रहा हूँ, तो एक बड़ा मुश्किल है फॉर द पेरेंट्स के बहुत बड़े स्कूल में अपने बच्चे को भेजना, एंड फॉर ट्यूशन सेंटर्स अपने बच्चों को भेजना बड़ा मुश्किल एक मरहला है। तो ऐसे कोई बच्चे, देखें मामला बड़ा मुश्किल है, मैं आपसे वो क्या कहते हैं मार्केट आउट सवाल कर रहा हूँ, कोई टीचर इसका जवाब नहीं देगा, लेकिन आपसे मुझे उम्मीद है कोई बच्चा जिसके पास फीस नहीं है वो ट्यूशन सेंटर नहीं जा सकता, तो ऐसे कौन सी घर बैठ के वो तैयारी कर सकता है कि विदाउट एनी गोइंग टू ट्यूशन सेंटर वो तैयारी करके अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकता है? ऐसे क्या है? मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं। हाँ। जब मेरा बेटा, बड़ा बेटा 8th में था, और फाइनली वी नीड टू डिसाइड कि उसको आप कैम्ब्रिज में भेजें ना भेजें, उससे पहले मेरा ये था जहन में कि मैं बच्चे को ओ लेवल्स के बाद इंटरमीडिएट करा लूँगा, क्योंकि उसके बाद मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। बीइंग अ टीचर मैं ये सोचता था। लेकिन अल्लाह का कहना ऐसा हुआ कि माशाल्लाह से उसने ए लेवल्स भी कर लिया। मेरे सारे बच्चे ए लेवल्स एक ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, और एक जो है बच्ची मेरी ओ लेवल्स कर रही है। मेरे एक टीचर से एक बात सीखी और मैंने उसको अपने बिल्कुल गिरा मान लिया है कि मैं अपने बच्चों को किसी को भी फिज़िक्स से पढ़नी होती है, और वो सिर्फ इस वजह से नहीं पढ़ पाता कि उसके पास फाइनेंस का प्रॉब्लम है, मैं उससे फीस नहीं लेता। वो तो सब मुझे आपका पता है, मैं लेकिन मैं कह रहा हूँ फॉर द स्टूडेंट, अगर वो नहीं जा रहा किसी ट्यूशन सेंटर, तो कौन सी ऐसी चीज़ें, स्ट्रेटजीज है जो वो अपनाए तो वो एग्ज़ाम अच्छा ले सकता है? और इसी से मैं जुड़ता हुआ एक और क्वेश्चन आपसे करूँगा, वो स्टूडेंट जो डिस्टिंक्शन या ए स्टार की तरफ जाना चाहता है, तो वो अभी से, क्योंकि 1.5 साल, कौन सी ऐसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया आप या कोई स्टडिंग स्ट्रक्चर बता दें कि भाई इतना टाइम इसको दो, इतना टाइम इसको दो, या P1 अभी पढ़ना स्टार्ट, तो ऐसी कुछ टेक्निक्स बता दें ताकि हमारे सुनने वाला बच्चा। सबसे आसान देखिए, अब रिजल्ट आ गया, सॉरी आपका डेट्स आ गई हैं, और 5 महीने आपके रहते हैं। इस 5 महीने को अपने इन 5 सब्जेक्ट्स या 4 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट में आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। और अब मैं असल में एक जुमला कहता हूँ, किश्तियाँ जला देनी है। हाँ बिल्कुल। अब आप किश्तियाँ जला दें, और सबसे पहली बात, अपनी मजबूरी को अपने ऊपर हावी ना करें। व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आपके पास बड़े ही आराम से बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, यूट्यूब है, आपके बहुत सारे नोट्स अवेलेबल हैं। अपना कॉन्सेप्ट बनाने में भरपूर टाइम करें। पास पेपर की जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, ONA लेवल इज ऑल अबाउट डूइंग पास पेपर। पास पेपर से टीचर की अंडरस्टैंडिंग, और वो भी पास पेपर नहीं होता, उसके अंदर एग्जामिनेशन रिपोर्ट भी होती है, मार्किंग स्कीम भी होती है। आपने उन सब को एनालाइज करके अपने डूज और अपने डोंट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, और इस चीज़ को अपने दिमाग में नहीं रखना कि आपसे नहीं होगा। जब आपसे पहले के लोगों से हो चुका, और इंशाल्लाह आपके बाद के लोगों से भी हो जाएगा, तो आपसे क्यों। शॉर्टली सर, मैं आखिरी, क्योंकि बस हम ख़त्म करने के, व्हाट यू विल गिव एडवाइस टू द पेरेंट्स कि जो उनका बच्चा ओ लेवल फिजिक्स पढ़ रहा है, तो कैसे पेरेंट्स को क्या चीज़ें हैं, या कोई एक्स्ट्रा, मैं हमेशा इसको वो करता हूँ, एक तो कोर्स की बुक्स हैं, एक्स्ट्रा ऐसे क्या चीज़ें हैं जिसमें वो इंगेज हो तो फिजिक्स में और बेहतर हो सकता है? कुछ और टिप्स? देखिए, बेसिकली अपनी फिजिक्स को अपने इन्वायरमेंट में ढूंढें, और कोशिश करें कि उसको अपनी इमेजिनेशन से रिलेट करें, बनाएं, राइट। जैसे कि एक छोटी सी मिसाल के दूं कि अगर आप ग्रेविटी और टर्मिनल वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और टर्मिनल वेलोसिटी को कंपेयर करना चाहते हैं, तो आप सीट पे खड़े होकर एक स्केल, एक इरेजर और एक बॉल जो कि भारी हो, से आप एक साथ फेंकें, तो आपको दिखेगा कि वो सब एक साथ करेंगे। ये आपको बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट, जो आप खुद अपने आप पर डिप्लॉय करके, अपनी चीज साथ की चीज़ों के साथ एसोसिएट करके, आप उससे जो है अपना ही कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि ये जो ONA लेवल्स है, ये सिर्फ और सिर्फ
जो है सीज पर डिपेंड करता है, क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी एंड कॉन्सेप्ट। तो ये जो सीज है ना, ये हमारी ये जो ONA लेवल है, और उसके बाद की ज़िंदगी, और फिर मैं स्पेशली तमाम स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि अगर आपने फिज़िक्स अच्छी तरह से पढ़ ली, समझ के और अंडरस्टैंड करके कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया, तो दुनिया का कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आप पढ़ नहीं सकते। अच्छा, बस सर मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे करूंगा, और बहुत शुक्रिया आप हमारे पॉडकास्ट में हैं। अब मैं इस क्वेश्चन भी है और शिकायत भी है। शिकायत ये है मुझे आप तमाम साइंस के टीचर से कि मैं क्योंकि ख़ुद भी इस्लामियात पढ़ा रहा हूँ, मुझे हमेशा फ़ील होता है कि जब कोई साइंस का टीचर O लेवल्स या A लेवल्स में पढ़ाता है, वही ऑलवेज पॉइंट आउट इस्लामिक थिंग्स नॉट इन अ पॉजिटिव वे। मैं क्योंकि खुद पढ़ा रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल हमें कहा जाता है, देखिए एक सब्जेक्ट है पर्टिकुलर, आप उस सब्जेक्ट पे बात हो सकती है, मैं आपको आइडेंटिफाई करके नहीं कह रहा, सॉरी, लेकिन हमारे यहाँ जब हम डार्विन थ्योरी पर बात होती है, मुख्तलिफ थ्योरीज पर बात होती है, जब हम साइंस को पढ़ा रहे होते हैं, तो क्यों नहीं हम बच्चों को ये बता रहे कि साइंस खुद कहता है कि साइंस चेंज है, साइंस इज़ नेवर, कोई ऐसा ट्रुथ नहीं है कि जिस पर वो हम कहते हैं ना कि ईमान बिल्ड होता है कि यार ये ऐसा ही है। वो खुद कहते हैं कि साइंस सब्जेक्ट टू चेंज है। आज ये थ्योरी हुई, कल कोई और थ्योरी के। आप मुझे एक बात बताएं कि आपके कंटेंट्स में फिजिक्स के चेंज आ सकता है? बिल्कुल चेंज आ आपके सकता है। अभी अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा रिसर्च कर लूँ तो ग्रेविटी लॉ को चेंज कर सकता हूँ, आ सकता है? बिल्कुल। अब तो ये देखें, बहुत सारी कुरान की आयतें हैं। बेसिकली मैं कोशिश ये करता हूँ कि जहाँ तक मुमकिन हो सके अपनी इस फिज़िक्स को अपने दीन के साथ जोड़ सकते। बिल्कुल सर, जब ये मैं इसको थोड़ा सा आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझाऊं, जब सेकुलरिज्म आया ना, उन्होंने कहा दीन, स्टेट एंड एजुकेशन, इन सब को अलग कर दिया जाए। और जब ये अलग हुआ ना, तो सारे प्रॉब्लम्स, अब डायरेक्शन जो हमारा ये नेटवर्क है, इसका भी एम ये है कि तालीम बहुत ज़रूरी है, बट अंडर द ट्री ऑफ द कुरान। जब इस्लाम के साथ कनेक्टेड होगा ना, उसकी एक बच्चे की इमेजिनेशन, वो एक वही रास्ता साफ होगा, क्लियर होगा। लेकिन सॉरी टू से, बट व्हेन आई सी इन द O लेवल्स, A लेवल्स साइंस के सब्जेक्ट्स, तो वो ऐसे पढ़ाए जाते हैं। हाँ, हम देखें पढ़ाते हुए बता भी सकते हैं कि इस में ये फॉल्ट्स हैं, बट फॉर द एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव बेटा हमें ये लिखना है। लेकिन माजरत के साथ हमारे यहाँ ऐसे पढ़ाया जाता है कि जैसे पता नहीं माज अल्लाह उसको कोई ईमान या अकीदे की बात बता रहे हो। तो दैट आई थिंक सो एक प्रॉब्लम तो है ना स्टूडेंट्स। देखिए, ये तो टीचर टू टीचर चेंज होता है। हाँ। मैंने मेरे जितने फ्रेंड सर्कल, वैसे मैं अगर आपसे पूछूं, फिजिक्स में ऐसे कौन से कंटेंट हैं जो कि इस्लाम को हिट कर सकते हैं? देखिए, आजकल तो हमारे यहाँ एक नया जो टॉपिक इंक्लूड हुआ है, दैट इज स्पेस फिजिक्स। स्पेस फिजिक्स, अच्छा। बहुत सारी ऐसी चीजें, मैं तो उसको डिफरेंट तरीके से लाता हूँ। मुझे तो नहीं, आपका तो नहीं, वैसे नॉर्मली अगर स्पेस फिजिक्स में क्या क्या बातें हैं जो आपको लगता है कि बच्चों के जहन में क्वेश्चंस रेज कर सकती हैं? मैं खुद आपको बताऊं कि जब मैंने स्पेस फिजिक्स पढ़ाई, और वैसे मैं पॉडकास्ट एंड कर रहा था, लेकिन इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तो मैं इस वजह से थोड़ा, जब मैंने अपने बच्चों को फिजिक्स स्पेस फिजिक्स स्टार्ट हाँ, की, तो उनका इंटरेस्ट ही जो है ना बिल्कुल चेंज हो गया। अच्छा। यानी कि वो इतना फोकस कॉस्मोस एनर्जी के ऊपर, वो कॉस्मोलॉजी के अंदर वो सूरज, चांद, सितारे, ये सारी चीज़ों को जब पढ़ाना शुरू किया, और उसको कुरान से उनकी आयतें दिखाई कि ये देखो, अच्छा। ये लिखा है कि कुरान में लिखा है, और हमने ये देखा है कि हर चीज़ अपने हिसाब से एक मदार पे ऑर्बिट कर रही है, और कुरान की ये आयत है जो कि लिखी हुई है इसके अंदर। क्या ये चेंज हो जाएगी? तो फिर क्या ये कुरान की आयत चेंज हो जाएगी? नहीं। हम जब साइंस के अंदर कुछ टॉपिक ऐसे करते हैं और उसको दीन के साथ या कुरान के साथ रिलेट करते हैं, तो इसका कतई मतलब ये नहीं होता कि अगर साइंस, क्योंकि साइंस चेंज हो जाती है, लेकिन जो साइंस चेंज होती है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ, जैसे कि मैं मुख्तसर में आपकी बात समझाऊं, साइंस को हम कुरान से रिलेट करके कोई कुरान को साबित नहीं कर रहे होते, बल्कि उस साइंस की आयत की इज्जत बढ़ा रहे होते हैं कि यार ये देखो इस्लाम में भी ये चीज़ है, इसमें इसको मान लो। अगर कुरान के खिलाफ हो रही है तो ठीक है आपके सब्जेक्ट के लिए, बट इट इज़ नॉट रेलिवेंट हमारे लिए। ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है कि हम ऑब्वियसली अगर मैं किसी साइंस के टॉपिक से कुरान से वो कर रहा हूँ, तो इसका मतलब साइंस खत्म ही नहीं है। ये वो चीज़ है जो तो 14 साल पहले ही आ चुकी। बस सर, मैं एक आखिरी बस आपसे यस या नो में एक बात जानना चाह रहा हूँ कि अगर बिल फर्ज, ये तो आप हैं ना, आपके साथ हमारी ताल्लुक़ भी है और माशाल्लाह आप इस्लाम से कनेक्टेड भी हैं सब, अगर
खुदा न खास्ता ओ लेवल्स में बच्चे कुछ ऐसे फ़िज़िक्स के टीचर के पास जाते हैं जिसका इस्लाम से इतना रिलेशन ना हो या बेचारा वो खुद इतना ना जानता हो, तो क्या ऐसे कंटेंट्स हैं जो फिज़िक्स में पढ़ाए जाएं तो बच्चा बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ एथीज़म सेकुलर और इन तरफ की जा सकता है आगे? देखिए, और तो कोई ऐसा सच नहीं है सिवाय स्पेस के उस कॉन्सेप्ट पे जब हम ये कहते हैं कि दुनिया कैसे वजूद में आई। बिग बैंग थ्योरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। की बात कर लें आप, और टाइम, एक वक्त, हाँ, ये क्या चीज़ ये है, तो अभी तक बहस है कि वक्त क्या है, यूनिवर्स से ज़मान और पहले मकान क्या क्या था। है। ये वो चीज़ें हैं कि जो कि आम तौर पे हमारे यहाँ इतना डेप्थ में नहीं बताया जाता। ठीक है कि वो एथिज्म के पास चला जाए या उसे, हाँ, लेकिन सर एक रास्ते पे तो बच्चा चढ़ जाता है। बिल्कुल भी। देखिए, बात तो यही है कि जब मैं किसी एक पॉइंट को, क्योंकि वो आपसे फिजिक्स पढ़ने के बाद आता तो हमारे पास ही है ना, हमें पता है ना। हाँ, नहीं बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि ऐसे ही है, और हम टीचर में बहुत भारी जिम्मेदारी भी होती है। दैट वाज द पॉइंट फॉर द साइंस टीचर। देखिए आपको यहाँ बिठाना, मैं ये नहीं है कि मैं इस्लामियात की टीचर, मैं तो इस्लामियात की टीचर की हैसियत से बैठा भी नहीं हूँ यहाँ कि मैं कोई आलिम हूँ या मुफ्ती हूँ। दैट एवरी टीचर हैव हिज प्रोटोकॉल, बट मैं यहाँ बैठाने का मकसद या बात करने का मकसद ये कि हर टीचर के ऊपर जहाँ उसकी तालीमी फ़राइज़ है वहाँ दीनी फ़राइज़ भी हैं। बिकॉज व्हेन यू आर कन्वेइंग समथिंग टू द स्टूडेंट तो आप उसको ऐसे कन्वे करें कि अगर मैं एक मिसाल, अगर बच्चा ओ लेवल्स में मेरा ईमान है इस चीज़ में, मैं हर जगह वो ओ लेवल्स में आप बच्चे का A* ले आते हैं, अगर वो दीन से दूर हो जाता है वो A* का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो एक राह पर A* भी लाए जिसमें उसकी दीन और दुनिया, वैसे दीन और दुनिया मैं कभी अलग नहीं करता, सब दीन ही है। इफ यू आर स्टडिंग फिजिक्स, वहाँ फिजिक्स पढ़ रहे, अगर इलाही विजन है तो वो भी दीन है। तो इसमें यह है कि मैं आपकी बात से ये समझाऊं कि स्पेसिफिक आपने बात की, तो हमें ऐसा साइंस के टीचर्स को भी जब वो हों तो बाकायदा उनकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है इस्लामिक प्रोस्पेक्टिव से। जहां हम कैम्ब्रिज की ट्रेनिंग होती है वहाँ ये जिम्मेदारी भी आयत है कि जैसे आपने स्पेस फिजिक्स की बात की, स्पेस साइंस के टीचर्स के साथ बैठकर इस्लामिक प्रोस्पेक्टिव पे बात करने की है। आपके बहुत सारे दोस्त होंगे फिजिक्स के, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे हम इसी प्लेटफॉर्म से कोई इस तरह इंगेजिंग एक चीज़ रख लें ताकि उनसे बातचीत हो सके। बिल्कुल, ये तो बहुत बेहतरीन चीज़ है और इस पर वर्क लाजमी होना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है सर। और हमने इनिशिएटिव भी इसी वजह से लिया है कि दोबारा से इस चीज़ को सामने लाया जाए, दैट ऑल द टीचर्स हमारे इस्लामाइजेशन की तरफ बढ़ें। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप यहाँ आए, आपने अपना कीमती वक्त इनायत फरमाया और आपने हमें ओ लेवल्स के हवाले से वक्तन फ़वक्तन आपको थोड़ा सा तंग भी करेंगे, परेशान भी करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप अपने टीचिंग कैरियर में इसी तरह आगे बढ़ते रहें। एंड इट वाज अ वेरी फ्रूटफुल सेशन फॉर आवर ऑडियंस एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आपने इतने मुझे मौका दिया और इतने अच्छे सिस्टम में मैं आया हूँ, और हमने जो हमारी बातचीत है वो अल्लाह करे कि पॉजिटिव तरफ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मुझे सुन पा रहे हैं, जो मुझे देख पा रहे हैं, राइट, उनको भी अगर जो है एक नया जाविया और एक नया कॉन्सेप्ट उनको मिले और वो ग्रो करें, एक्सेल करें, दीन और दुनिया दोनों में तरक्की करें। थैंक यू सो मच। एंड इंशाल्लाह नए पॉडकास्ट में नए टीचर के साथ इंशाल्लाह आपके होस्ट साथ खान हम हाजिर होंगे। प्लीज़ हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। डायरेक्शन एजुकेशन स्टूडियो और हमारी जो सीरीज़ है कैमरे सीरीज़। मुझे इजाज़त दें, आपका होस्ट साथ खान। जज़ाकल्लाह।